सावी जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए निकलने लगी तो नानी जी ने एक पर्ची देकर कहा, ये ले, समय पर वहां पहुंच जाना। लड़का सरकारी अफसर है, बहुत कमाई है, रानी बनाकर रखेगा तुझे। ठीक है नानी, अब मैं चलूं वरना लेट हो जाऊंगी, सावी नानी को गले लगाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, जा, ध्यान से जाना। सावी के जाने के बाद नानी खुद से ही बुड़बुड़ करने लगी। अपने बारे में ज़रा नहीं सोचती, सारा दिन बस काम। 26 साल की हो जाएगी इस साल और शादी का नाम भी नहीं लेती। अब किसी और को तो इसकी फिक्र है नहीं, मुझे तो करनी ही पड़ेगी। इतने लड़के देखें, ये तो सबको पसंद आ जाती है, इसे कोई भी पसंद नहीं आता। सावी अपनी स्पीड से बढ़ी जा रही थी। सड़क पर एक जगह जाम लगा था, उससे आगे की तीसरी गाड़ी में कुछ गड़बड़ थी। वो कार से उतरी और आगे गई। एक महंगी काले शीशे वाली रेंज रोवर कार थी। मालिक अंदर बैठा था और ड्राइवर बोनट खोले खड़ा था। वो पहले मालिक से बात करने के लिए खिड़की के पास रुकी, फिर वो ड्राइवर के पास गई। क्या हुआ? पता नहीं मैडम, अचानक चलते चलते बंद हो गई। ड्राइवर बोला, जरा पीछे हटो, मुझे देखने दो, कहकर सावी आगे होकर देखने लगी। उसने अपनी जैकेट उतारकर साइड मिरर पर टांग दी, कमीज की बाहें ऊपर को मोड़ी, अपनी पोनीटेल का जूड़ा बनाया और ड्राइवर से बोली, टूल्स हैं? ड्राइवर भागकर टूल किट ले आया। सावी जल्दी से एक एक नट देखने लगी। कार में बैठे मालिक उसे तब से देख रहा था जब वो उसके शीशे के पास रुकी थी। वो कार से उतर कर आगे आया और ड्राइवर से बोला, क्या दिक्कत है, तुम्हें पता नहीं चला? तुम तो कह रहे थे कि कार ठीक कर लेते हो। सर, असल में आम कार तो ठीक कर लेता हूँ, पर ये महंगी कारों का समझ में नहीं आता। ड्राइवर बोला, हेलो पॉल, मेरी रेंज रोवर बीच सड़क पर खराब हो गई है, मैकेनिक ले आओ और मुझे ले जाओ। उसने मिरर पर टंगी सावी की जैकेट की तरफ देखते हुए अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया। तभी सावी ने बोनट से मुंह निकालकर ड्राइवर से कहा, जाकर स्टार्ट करके देखो। ड्राइवर ने स्टार्ट की तो कार स्टार्ट हो गई। मालिक ने ड्राइवर से कपड़ा और पानी की बोतल पकड़कर सावी के हाथ धुलवाए। सावी बोली, इसके बैटरी की एक तार टूट गई थी, हमेशा चलाने से पहले चेक कर लिया कीजिए। उसने हाथ साफ करके कपड़ा वापस पकड़ाते हुए मुंह उठाया तो सामने एक अमीर हैंडसम शहजादे को देखकर वो हैरान रह गई, पर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और चल दी। एक्सक्यूज़ मी, ज़रा रुकिए तो। वो तो सावी का चेहरा देखकर कुछ बोलना ही भूल गया था। सावी ने हाथ धोए, जैकेट पहनी, अपना जूड़ा खोला और लंबे बाल को नचाते हुए चली गई। तब उसे याद आया कि इसने थैंक यू तो कहा ही नहीं। वो बुलाता रह गया और वो निकल गई। उसने सावी के कार की नंबर प्लेट की फ़ोटो खींच ली, फिर वो मुस्कुराता हुआ कार में बैठ गया। उसने पॉल को फ़ोन करके आने से मना कर दिया। इतने सब के बाद भी सावी ऑफिस में समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच गई। उसके बिल्डिंग में दाखिल होते ही सब उसे हेलो गुड मॉर्निंग कहने लगे। इसे इस ऑफिस में काम करते 4 साल हो गए थे। वो अमेरिका से बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री करके आते ही यहाँ जॉब करने लगी थी। उसके इंटेलिजेंस और लगन के कारण आज ये डायरेक्टर की पोस्ट पर थी। सब उसे समयनिष्ठ, अनुशासित और काम के प्रति वफादार समझते थे। वो जहाँ से भी गुजरती सब उसे सलाम करते। वो अपने कमरे में पहुंची तो उसका पूरा स्टाफ आ गया था। वो लोग सेल्स डिपार्टमेंट में थे। उसके डिपार्टमेंट को पिछले साल बेस्ट वर्क अवार्ड मिला था और बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड पिछले 3 साल से उसे ही मिल रहा था। इसके ऑफिस में सारी ट्रॉफी सजी हुई थी। उसकी तरक्की से कुछ छोटे बड़े लोग जलते भी थे, पर वो किसी की परवाह नहीं करती थी। सावी रोज की तरह सारा दिन काम में लगी रही। 6 बजे नानी का फ़ोन आया, तू गई नहीं अभी तक? वो कब का वहाँ बैठा तेरी वेट कर रहा है, जल्दी जा, मैं उसे रोकती हूँ। नानी ने इसकी बात सुने बिना ही फ़ोन बंद कर दिया। उसे अब याद आया कि उसने 5:30 बजे किसी को मिलने जाना है। उसने अपनी सेक्रेटरी जन्नत को बुलाकर कहा, जन्नत, ये फाइल समेट देना, मुझे किसी से मिलना है। ओह, तो हमारी डायरेक्टर को भी बॉयफ्रेंड मिल गया? जन्नत ने फाइल्स उठाते हुए कहा। बॉयफ्रेंड माई फुट, वो तो नानी के किसी रिलेटिव ने कोई लड़का बताया, उसी से मिलने जा रही हूँ। अब इस उम्र में तो सीधी शादी ही होगी, सावी बोली। क्या मैडम, आप भी जब देखो उम्र की बात करते रहते हो। 26 साल भी कोई उम्र होती है? कुछ लोग तो 40 के बाद भी शादी करते हैं, जन्नत बोली। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, तू संभाल लेना, कहकर सावी भाग ली। उसने जल्दी से कार ली और बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुँच गई। उसने बताई हुई सीट पर एक गोल मटोल से बंदे को बैठे देखा। वो पास जाकर बोली, हेलो मिस्टर अरुण, लेट आने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे लड़कियों का वेट करना अच्छा लगता है, बैठिए, वो बोला।
उसने ललचाई नज़रों से सावी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक भद्दी सी स्माइल दी। सावी का मन किया था कि यहीं से चली जाए, पर वो कुछ नहीं बोली। लड़के ने आर्डर किया। उसने सावी से पूछा भी नहीं कि उसे क्या लेना है, पर सावी खाने के मामले में ठीठ थी, सब कुछ खा लेती थी। वो बोला, आपकी जॉब क्वालिफ़िकेशन के बारे में मुझे सब पता है, आप मुझे अपने रिलेशंस के बारे में बताइए। जी, मेरे रिलेशन में मेरे पापा हैं, दादी हैं, लेकिन रहती मैं अपने नानी के साथ हूँ, सावी ने बताया। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं आपके पर्सनल रिलेशन के बारे में पूछ रहा हूँ। कितनों से सिर्फ दोस्ती थी, कितनों के साथ फिजिकल रिलेशन थे, आजकल आम बात है। अब मैंने 8th क्लास से गर्लफ्रेंड बनानी शुरू कर दी थी, अब तक मुझे याद ही नहीं है कि कितनी गर्लफ्रेंड होगी। उनमें से 3 के साथ मेरे फिजिकल रिलेशन थे, बाकियों के साथ ठीक ठाक था। एक के साथ तो लिव इन में रह रहा हूँ, अब भी रह रहा हूँ। अगर तुम कहोगी तो उसे छोड़ दूँगा। अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो उसे भी साथ ही रहने देंगे। तुम भी शादी के बाद रिलेशन में रहना चाहो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं खुलो ख़यालों वाला लड़का हूँ। उसके बात करते करते खाना आ गया था। सावी ने सारा दिन कुछ नहीं खाया था, वो चुपचाप खाना डालकर खाना खाने लग गई। उसे ये पहले ही पसंद नहीं आया था, अब उसे उसकी बातें सुनकर उससे चिढ़ होने लगी थी। उसने उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना खाना खाया और बोली, मिस्टर अरुण, मैंने आपकी बात सुन ली है। मेरे ख़यालात आपसे मिलते नहीं हैं, इसलिए सॉरी कहकर वो चल दी। ठीक है, अगर आप शादी नहीं करना चाहती तो फ्रेंडशिप के बारे में आपका क्या ख़्याल है? इतना कहकर उसने सावी का हाथ पकड़ लिया। मैंने जब एक बार कह दिया कि मुझे आप पसंद नहीं, तो मतलब आप पसंद नहीं। आप हाथ छोड़िए मेरा, सब लोग देख रहे हैं। सावी को गुस्सा आ गया था। पास ही एक टेबल पर वो रेंज रोवर का मालिक बैठा ये सब देख रहा था। वो सावी की हेल्प करने के लिए उठने लगा। तुम जैसी लड़कियों को मैं खूब जानता हूँ, खुद को ज़्यादा ही समझती हैं और छोटे से प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट के साथ कुछ भी कर जाती हैं। ये मत समझना कि मुझे बिजनेस का कुछ पता नहीं है, तेरे जैसी फटाक। वो और बोलता इससे पहले ही सावी ने उसको एक जोरदार चांटा जड़ दिया और बोली, मैंने ये चांटा उन सब लड़कियों की ओर से मारा है जिनकी मेहनत को आपने नहीं तूने गाली दी है। और तेरे जैसे कुत्ते क्या जाने कि औरत क्या है, तूने तो पैदा होकर अपनी माँ की कोख का भी अपमान किया है। कहकर वो चल दिया। वो रेंज रोवर वाला भी सावी के पीछे भागा, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही वो कार लेकर निकल गई। उसने अरुण की फ़ोटो खींचकर किसी को सेंड कर दी। वो यहाँ मीटिंग के लिए आया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे यहाँ सावी मिल जाएगी। जिनके साथ वो मीटिंग कर रहा था वो लोग भी हैरान रह गए। इतना अमीर बंदा जिनके भारत में कई कंपनियां हैं, भारत ही नहीं और देशों में भी कई कंपनियों का मालिक एक लड़की के पीछे भाग रहा है। वो सभी भी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। मिस्टर अंगद, अगर आप कहें तो हम उसे देखने जाएं, वो चापलूसी करते हुए बोला। अंगद बजाज उस रेंज रोवर वाले का नाम था। वो बहुत ही अमीर था, उसके भारत और विदेश में कई बिजनेस थे। उसने बस इतना कहा, मीटिंग खत्म। सर, इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? क्लाइंट बोले। अंगद बिना कुछ बोले निकल गया। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की, उसे रोकने की। बात कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने चलते चलते पॉल को दोबारा फ़ोन किया। अगर आज ये काम नहीं हुआ तो कल से अपनी शक्ल मत दिखाना, कहकर अंगद ने फ़ोन काट दिया। पॉल उसका असिस्टेंट कम बॉडीगार्ड था। वो परेशान हो गया। उसने आगे फ़ोन किया। तुम्हें एक काम दिया वो भी नहीं कर सकते? मुझे 2 घंटे में डिटेल दो, नहीं तो कल से अपनी शक्ल मत दिखाना। पॉल सोच में डूब गया कि ये लड़की कौन है जिसके लिए सर इतने उतावले हुए जा रहे हैं। सर ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, मुझे धमकी नहीं दी। बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज। रात के 7:30 बज गए थे। अंगद अपने ऑफिस में बैठा घड़ी देख रहा था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। वो बोला, कम इन। पॉल दनदनाता हुआ अंदर आया और बोला, सर ये लीजिए। उसने वो कागज़ ध्यान से देखे। उसमें सबसे ऊपर सावी की फ़ोटो थी, उसके नीचे उसकी डिटेल हिस्ट्री थी। वो एक एक शब्द पढ़ने लगा। उसने देखा कि सावी की नानी ने सावी की शादी के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दे रखी है। उसने पॉल को बुलाया। उन्हें फ़ोन करके कहो कि तुम्हारा कोई जानकार शादी करना चाहता है। सर, किसका नाम बताऊं? मेरा मतलब है किसे शादी करनी है? पॉल ने हैरान होकर पूछा। मेरे पापा का बायो दे दो या फिर अपना दे दो, अंगद गुस्से से बोला। लेकिन बड़े सर की उम्र ज़्यादा है और मैं आपसे पहले शादी कैसे कर सकता हूँ? पॉल अपना हिसाब किताब लगाकर शर्माता हुआ बोला। आज दिमाग कहाँ छोड़ कर आए हो? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा बायो दे दो, अंगद बोला। ओके सर, कहकर पॉल जाने लगा। अचानक उसे समझ आया। वो वापस मुड़ा और बोला,
सर आप शादी करेंगे? क्यों, मुझे क्या हुआ, मेरी शादी नहीं हो सकती क्या? अंगद ने पूछा। नहीं सर, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इसलिए पूछ लिया। मैं अभी बात करता हूँ। पॉल खुशी से पागल हुए जा रहा था। अंगद 30 साल का होने को आया था। उसके घर वाले जब वो 23 साल का था तब से उसके लिए लड़कियां देख रहे थे, पर इसे कोई पसंद ही नहीं आती थी। हार कर सबने उम्मीद ही छोड़ दी थी। पॉल भी उनके साथ था। हर लड़की देखने के बाद उन्हें लगता कि आज तो रिश्ता हो ही जाएगा, पर बाद में मायूस हो जाते। लेकिन आज अंगद ने खुद पहल की थी। पॉल जल्दी से अपने कमरे में आया, उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने बड़े सर यानी अंगद के पापा को फ़ोन किया। हेलो सर, वो बताने ही लगा था कि उसे लगा कि कहीं अंगद बाद में बताने के लिए उसे डांटे न। सोचते ही उसने झट से सुर बदल लिया। वो सर, बस यूं ही आपका हाल चाल पूछना था। बहुत दिन हुए बात नहीं हुई थी ना। बहुत दिन? अभी कल ही तो मिले थे। क्या बात है, अब तुम पीने भी लगे? अंगद के पापा ने हैरानी से बोला। नहीं नहीं सर, मैं ड्रिंक नहीं करता। अच्छा जी, फ़ोन रखता हूँ। उसने झट से फ़ोन काट दिया। ये बाप बेटे तो मेरी जान ही ले लेंगे। कहाँ फंस गया मैं। उसने सावी की नानी का नंबर निकालकर उन्हें फ़ोन लगाया। सावी घर पहुंची तो नानी लिविंग रूम में ही उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे आते देख नानी ने सवालों की बौछार कर दी। कैसी रही मीटिंग? कैसा था लड़का? पसंद आया? नानी, बहुत ही कमीना बंदा था। साला कहता है कि मैं मॉडर्न हूँ, अभी भी एक लड़की के साथ लिव इन में हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज़ न हो तो हम तीनों साथ रह लेंगे। सावी ने पर्स साइड में फेंक कर सोफे पर गिरते हुए कहा। ये मुआ लिव इन किसी शहर का नाम है क्या? नानी को पता नहीं था, सो उन्होंने पूछा। नहीं नानी, ये एक समझौता होता है। इसके तहत लड़का लड़की बिना शादी के एक शादीशुदा जोड़े की तरह साथ रहते हैं और जब चाहे अलग भी हो जाते हैं, सावी ने समझाया। कमीने को 2 खींच के लगाने थे। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, नानी बोली। लगा दिए थे नानी, मैं ऐसे ही कैसे छोड़ देती। सावी ने ये नहीं बताया कि उसने सावी को उल्टा सीधा भी बोला था, वरना नानी को बुरा लगता कि उसने सावी को ऐसे बंदे से मिलने भेज दिया। चल, जो तेरी किस्मत में होगा वही सही। चल तू खाना खाकर आराम कर ले। कहकर नदास सी नानी अपने कमरे में चली गई। वो चाहती थी कि उसके रहते सावी की शादी हो जाए। अगली सुबह फिर जाते वक्त नानी ने एक पर्ची थमाकर बोली, बेटे भगवान तेरे साथ है, देख मिल लेना। अगर अच्छा न हुआ तो जवाब दे देना। वही रेस्टोरेंट 5:30 बजे। चलो ठीक है नानी, मैं मिल लूँगी। सावी मना भी नहीं करना चाहती थी। नानी सब कुछ उसके लिए ही कर रही थी, पर पता नहीं उसकी किस्मत में भी क्या लिखा था। वो आज फिर उसी सड़क से जा रही थी। उसे कल का किस्सा याद आ गया। वो मन ही मन मुस्कुराई। अजीब लोग हैं, महंगी कार तो ले लेते हैं, आता जाता कुछ है नहीं। उसे पता नहीं था कि जिस कार के बारे में वो सोच रही थी वो उसके पीछे थी। वो अपनी कंपनी के पास रुकी। दूसरी कार उसके सामने वाली बिल्डिंग में रुकी। अंगद ने उसकी तरफ देखा। वो गेट कीपर को चाबी देकर अंदर चली गई। वो अपने कमरे में जाते ही खिड़की के पास आकर हमेशा की तरह सामने की बिल्डिंग की एक बालकनी की तरफ देखने लगा। वहाँ सफ़ेद शर्ट में पोनी टेल वाली सावी को देख रहा था। सावी रोज की तरह बालकनी में रखे गमलों में पानी डाल रही थी। अंगद को इस शहर में आए 2-3 महीने ही हुए थे। वो अब से पहले दूसरे शहर का बिजनेस देखता था। उसके पिता को यहाँ कुछ कठिनाई आ रही थी तो उन्होंने यहाँ का काम अंगद को संभाल कर खुद उसकी जगह चले गए। तकरीबन 2 महीने पहले उसने एक सुबह सावी को उस बालकनी में देखा था। उस दिन से वो रोज उसे देखता था। उसने कभी उसे करीब से नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि वो कौन है, कैसी है, पर उसकी किस्मत ने उस दिन इन दोनों को सामने लाकर खड़ा कर दिया जब उसकी कार खराब हुई थी और उसने आकर कार ठीक कर दी थी। उस दिन जब वो उसकी खिड़की के पास रुकी थी तो वो देखता ही रह गया था कि वैसे ही बाल, वैसे ही कपड़े, ये वही लगती है। उस दिन जब वो अपनी कंपनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ये वही लड़की है। वो खिड़की के पास खड़ा उसे देख रहा था। एक प्यारी सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। सावी अपनी मस्ती में पौधों को पानी दे रही थी। उसे नहीं पता था कि कोई उसे दूर से देख रहा है। वो पानी डालकर वापस कमरे में आ गई। अंगद को भी वो दिखनी बंद हो गई तो वो भी आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने पॉल को बुलाया। पॉल अंदर आया। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, आपने बुलाया सर। तुम्हें एक काम दिया था क्या? जवाब आया। अंगद बोला। पॉल एक बार तो सोच में डूब गया, फिर याद करके बोला, जी मैंने फ़ोन किया था। वो आंटी ने कल शाम 5:30 बजे का टाइम दिया है। कह रही थी कि आज भी किसी से मीटिंग है, अगर कुछ न बना तो कल तुम मिल लेना। पॉल ने वर्ड टू वर्ड बता दिया जो नानी ने कहा था। क्या? अगर आज हो गया तो कुछ नहीं होगा? अंगद बोला।
फिर वो सोचने लगा अगर हम होने ही ना दे तो। फिर वो लोग अपने काम में बिजी हो गए। उसे पता लग गया था कि आज 5:30 बजे भी वो किसी को मिलने जाएगी, उसी रेस्टोरेंट में। वो दुआ कर रहा था कि वो भी उस दिन जैसा ही नमूना हो। शाम 5:15 पर वो खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने सावी को जाते हुए देखा। उसने पॉल को कॉर्ड निकालने को कहा और खुद भी नीचे आकर बोला, चलो वो मोड़ वाले रेस्टोरेंट में चलो। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच गए। सावी पहुंची तो वो लड़का पहले ही आया हुआ था। बहुत ही हैंडसम था। उसने डार्क ग्रीन शर्ट के साथ लाइट ग्रीन कोट पैंट पहन रखा था। सावी को पहली ही नज़र में पसंद आ गया था। वो पास गई और पूछा, आप मिस्टर समीर हैं? हेलो, मैं सावी। ओह हेलो सावी। वो उठा और उसने सावी के लिए कुर्सी निकाली। सावी बैठ गई। उसे अच्छा लगा कि कोई उसे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। फिर समीर ने बड़ी तहजीब से खाना ऑर्डर किया। दोनों ने खाना शुरू कर दिया। तभी सावी को अननोन नंबर से मैसेज आया, ये लड़का गे है जो आपके पास बैठा है। उसने आसपास देखा, उसे कोई जानकार नज़र नहीं आया। तो फिर उसने समीर की तरफ देखा। वो चुपचाप खाना खा रहा था। आप ये शादी क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मेरा मन नहीं था, गर्लफ्रेंड मैंने बनाई ही नहीं, वो बोला। कोई बॉयफ्रेंड? इस बात पर उसने एकदम से सावी की तरफ देखा और मुस्कुराता हुआ बोला, आप मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता करके आई लगती हैं। चलो फिर बात को घुमाते नहीं हैं, सीधी बात, नो बकवास। मैं अपने दोस्त को कॉलेज के टाइम से प्यार करता हूँ। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा बिजनेस बहुत फैला हुआ है। मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं किसी भी लड़की से शादी करूँ। ये मेरे दोस्त के साथ मेरे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। उनके लिए ये शर्मनाक बात है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें। आप जिसके साथ चाहे रिलेशन बनाएं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। बस मेरे पेरेंट्स के सामने आपको आदर्श पत्नी बनकर रहना होगा। सावी उसके मुंह की तरफ देखती रह गई। वो सोच रही थी कि ये कैसे लोग मिल रहे हैं उसे आजकल। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अमेरिका में हूँ। मैं एक सिंपल सी मैरिड लाइफ जीना चाहती हूँ। क्या वो भी नहीं मेरी किस्मत में? क्या सोचने लगी आप? समीर बोला, जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सोचना चाहती हूँ, मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहती। सिंपल सी मैरिड लाइफ चाहती हूँ जिसमें एक पति, एक पत्नी और 2 बच्चे, सभी मिलकर सुख दुख साथ झेलें। आपके साथ ऐसा संभव नहीं है, इसलिए सारी सावी बोली। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपका इरादा बदले तो ये मेरा कार्ड रख लीजिए और चलो दोस्त तो रह ही सकते हैं। मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप मेरी सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेंगी। समीर बहुत ही ढंग से बोल रहा था। सावी उसे देखकर बोली, आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी। बाकी रही दोस्ती तो मुझे मंजूर है, कहकर उसने हाथ मिलाया। अंगद दूर से देख रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था। इस लड़की का दिमाग खराब है। जब इसे बताया कि वो गे है तो इसे समझ नहीं आया। ये इतनी बेवकूफ़ तो नहीं लगती। वो सोच ही रहा था कि वो दोनों उठकर चल दिए। पॉल ने देखते ही कहा, सर जैसे वो बातें कर रहे हैं लगता है उसने हाँ कर दी है। तू अपनी जुबान बंद रख, इसमें से कभी कुछ अच्छा भी निकाल लिया कर। मुझे भी दिख रहा है क्या हो रहा है। वो उठकर चल दिया। सर ये खाना? पॉल ने पूछा। तुम खा लो, बाकी पैक करा लो, मैं कार लेकर जा रहा हूँ, तुम खुद ही चले आना, कहकर वो बाहर आ गया। उसने देखा कि समीर अपनी कार लेकर निकल गया और सावी अपने घर को चल दी। वो भी उसके पीछे चल दिया क्योंकि उनका एक ही रास्ता था। वो अब रोज़ इसके साथ ही वापस आता था और रोज़ सुबह उसके साथ ही टाइम पर निकलता था, कभी उसके आगे तो कभी पीछे। सावी को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई आशिक भी है। वो घर पहुंची तो फिर नानी आसन लगाए उसकी वेट कर रही थी। वो जाकर बैठ गई। नानी ने फिर उस दिन जैसे सवालों की झड़ी लगा दी। नानी, लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में शादी ही नहीं लिखी। एक से एक अजीब लोग मिलते हैं। आज वाला किसी और को चाहता है। क्या उसने तुम्हें बता दिया? फिर उसके माँ बाप को चाहिए उससे शादी करा दें। क्यों किसी दूसरे की ज़िंदगी खराब करनी? बेटे बस एक कल वाले से मिल लेना, इसके बाद मैं भी किसी से मिलने को नहीं कहूँगी। ये भी कोई बिजनेसमैन है, कई कंपनियों का मालिक बताते हैं इसे। बस लास्ट बार मिल लेना बेटा, नानी ने कहा। नानी की बात सुनकर सावी बोली, ठीक है नानी जी, बस लास्ट टाइम, इसके बाद नहीं। अगर मेरी किस्मत में शादी लिखी होगी तो हो जाएगी, नहीं तो हम जो भी कर लें। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो, मैं कल के बाद तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, कहकर वो सोने चली गई। अगले दिन वो अपने सही टाइम पर घर से निकल पड़ी। अंगद भी उसी टाइम पर अपने घर से निकल आया था। आधे रास्ते में उसे सावी की कार नज़र आ गई। वो चुपचाप पीछे चलता रहा।
सावी अपनी ही धुन में चली जा रही थी, उसे पता ही नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। वो दोनों रोज की तरह अपनी अपनी बिल्डिंग में गए। फिर अंगद खिड़की और सावी बालकनी में आ गए। आज पौधों को पानी डालने के बाद भी टाइम बचा था तो वो बालकनी में खड़ी होकर काले घने बादलों को देखने लगी। उसका मन उदास हो गया। अचानक उसकी नज़र सामने बिल्डिंग की खिड़की पर पड़ी। उसे लगा कि कोई उसे वहाँ खड़ा देख रहा है, पर उसे कोई नज़र नहीं आया तो उसने सोचा उसका वहम होगा। वो कुछ देर और खड़ी रहकर वापस कमरे में आ गई। जन्नत ने सब कुछ सेट कर दिया था। सावी के लिए चाय भी ले आई थी। सावी चाय पीते हुए फाइल्स देखने लगी। अंगद बड़े प्यार से सावी को पौधों में पानी डालते हुए देख रहा था। फिर सावी बालकनी में खड़ी हो गई थी। वो उसे देख रहा था कि तभी सावी ने उस ओर देखा। वो झट से साइड में हो गया। वो नहीं चाहता था कि वो इसे देखे। सावी सेल्स के रिकॉर्ड चेक कर रही थी। उसने देखा कि कौन से प्रोडक्ट डिमांड में ज़्यादा हैं और कौन से कम डिमांड में हैं। दोनों मीटिंग में गई। उसने अपने अंडर काम करने वालों को बताया कि हमें किस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए और किसकी नहीं। सब अपने अपने व्यूज़ दे रहे थे। उसने सबके पॉइंट सुनने के बाद कहा, देखो मैंने इन्हें 3 लिस्टों में बांट दिया है, ए, बी और सी। सी में वो प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड एवरेज है। बी में वो प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड एवरेज से ज़्यादा है। ए में वो प्रोडक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में हैं। अब आप लोग बी और सी वाले प्रोडक्ट्स को एक ही लाइन में लाने की कोशिश करें। ये काम 1 हफ्ते के अंदर होना चाहिए। आई वांट रिजल्ट्स कहकर उसने मीटिंग ख़त्म की। वो जा रही थी तो उसके डिपार्टमेंट की शिवानी और अंजलि आपस में बातें करने लगी। यार इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी सुंदर है, इसका बॉयफ्रेंड बहुत ही हैंडसम होगा, अंजलि बोली। मुझे नहीं लगता इनका कोई बॉयफ्रेंड होगा। अगर होता तो ये इतनी देर तक काम में न लगी रहती। कभी तो जल्दी जाने की कोशिश करती, शिवानी बोली। सावी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, चुपचाप उनके पास से गुजर गई। पर जन्नत ने उनकी तरफ गुस्से से देखा। वो दोनों घबरा कर अपने रूम में भाग गई। सावी इसी तरह काम में बिजी रही। फिर शाम 5:30 बजे वो अपना बैग लेकर चल दी। वो और लड़कियों की तरह छुट्टी के वक्त मेकअप नहीं करती थी और न ही बाल ठीक करती थी। वो जैसे थी वैसे ही उस रेस्टोरेंट की तरफ चल दी। वो वहाँ पहुंची तो अंगद पहले ही आकर बैठा हुआ था। सावी ने सीट की तरफ देखा तो वो अंगद को देखकर हैरान रह गई। इतना हैंडसम लड़का ये यहाँ कैसे? इसे लड़कियों की क्या कमी है? नहीं, ये वो नहीं होगा जो मुझे मिलने आने वाला था। शायद गलती से आकर बैठ गया होगा। ये सोचकर वो दूसरी सीट पर बैठ गई। अंगद ने देखा। उसने अपने दूर बैठे पॉल को फ़ोन किया। वो दूसरी सीट पर बैठ गई। यहाँ आकर इधर आने को देखो। पाल सावी के पास आया और बोला, एक्सक्यूज़ मी मैडम, आप मिस सावी हैं? हाँ जी आप। जी मैं पॉल हूँ। वो मेरे सर हैं, उनकी आपसे आज डेट थी, आज 5:30 पर। मुझे लगा कि आप उस सीट की और मेरे बॉस की तरफ देख रहे थे, इसलिए मैं आपसे पूछने आ गया। चलिए सर वेट कर रहे हैं। सावी उठकर उसके पास चली गई। वो अंगद के पास पहुंची तो वो फ़ोन कर रहा था, पर इसे देखकर खड़ा हो गया। उसने फ़ोन पर बात करते करते सर हिलाकर हेलो किया। सावी हेलो कहकर बैठ गई। पॉल ने उनके लिए चाय ऑर्डर की और खुद दूर जाकर बैठ गया। अंगद ने फ़ोन पर कहा, ओके मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं कहकर उसने फ़ोन रख दिया। वो बैठते हुए बोला, हम दोबारा मिल गए। दोबारा? सावी को समझ नहीं आया। उसे तो याद ही नहीं आ रहा था कि हम दोबारा कहाँ कैसे मिले। जी दोबारा, आपने मेरी कार ठीक की थी उस दिन सड़क पर, अंगद बोला। अच्छा तो वो आप थे? सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। सावी ने झूठ बोला। उसने उस दिन इसे देखा तो था पर आज मानने से झिझक रही थी। मैं उस दिन आपको थैंक यू कहना भी भूल गया था। सॉरी एंड थैंक यू उस दिन के लिए, अंगद बोला। जी कोई बात नहीं, मैं तो भूल भी गई। उसने दोबारा यही कह दिया। अंगद को थोड़ा बुरा लगा कि इसे हमारा मिलना याद भी नहीं और वो पागलों की तरह उसे हर पल याद करता है। वो चुप होकर चाय पीने लगा। तभी बाहर बादल के गरजने और कड़कने की आवाज़ें आने लगी। सावी खिड़की से बाहर देख रही थी। वो बारिश को देखकर उदास हो गई। अंगद ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि इसे अचानक क्या हो गया। सावी उठी और बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ कहकर वो घबराई सी खड़ी हो गई। उसका हाथ उसकी अपनी चाय पर लगा जो उसने छोड़ दी थी। वो अपना हाथ मलने लगी। अंगद ने देख लिया कि उसके हाथ पर गर्म चाय गिर गई है तो वो खड़ा हो गया और बोला, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँ, आपका बहुत बुरी तरह से जल गया है। सावी बिना कुछ देखे सुने पागलों की तरह बाहर की तरफ चली जा रही थी। अंगद उसके पीछे चल दिया।
पॉल भी उनके पीछे चल दिया। सावी बाहर तेज बारिश में सड़क पर निकल गई। अंगद निकलने लगा तो उसका फ़ोन आ गया। उसने फ़ोन देखा, पापा का फ़ोन था। उसे उठाना पड़ा। उसके पापा बिजनेस के बारे में पूछने लगे। बेटे, अब बिजनेस का क्या हाल है? कोई प्रॉफिट हुआ या नहीं? बिजनेस पहले से काफ़ी बेटर हो गया है पापा, मैं अभी बिजी हूँ, कुछ देर बाद फ़ोन करता हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उसने देखा कि पॉल उसके पास ही खड़ा है। उसने पॉल को पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू उसके पीछे क्यों नहीं गया? सर, ये उनके कार की चाबी है, गिर गई थी, उन्होंने उठाई भी नहीं। पॉल उसे चाबी देते हुए बोला। अंगद बिना चाबी लिए बाहर की ओर भाग लिया। उसे एकदम एहसास हुआ कि अगर चाबी यहाँ है तो वो बाहर बारिश में भीग रही होगी। ये सोचते ही वो बाहर की ओर भागा था। उसने आसपास देखा, उसे वो कहीं नजर नहीं आई। सावी बाहर आई तो बारिश और तेज हो गई थी। वो किसी कार के साथ पीठ लगाकर वहीं बैठ गई। उसे वो दिन याद आ रहा था। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। वो ऐसे ही सड़क पर नीचे बैठी थी। उसने उसका हाथ पकड़ रखा था और वो उससे हाथ छुड़ाना चाहता था। इसने पूछा, क्यों लक्ष्य, क्यों? आखिर क्या कमी है मुझ में? तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? 4 साल मैंने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा। आज तुम मुझसे इस तरह कैसे छोड़ सकते हो? वो रोते हुए बोले जा रही थी, पर लक्ष्य हाथ छुड़ाकर उसे सड़क पर बैठा छोड़ गया था। वो सड़क पर बैठी रोती रही थी। जाने कितनी देर, उसे खुद को भी नहीं याद। वो अब भी रोए जा रही थी। तभी उस पर किसी ने छतरी की, पर उसने ऊपर नहीं देखा। अंगद ने उसका हाथ पकड़ा तो वो करा उठी। आह! अंगद ने एकदम उसका हाथ देखा, जली हुई जगह पर छाला हो गया था। उसने सावी को दूसरा हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर उठा दिया। उसे पूछा, सावी क्या हुआ? वो रोते हुए बोली, लक्ष्य मुझे छोड़कर मत जाना, कहकर वो अंगद से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। वो उसकी बाहों में बेहोश हो गई। अंगद का दिल टूट गया ये जानकर कि ये किसी और को प्यार करती है, पर उसे उसकी हालत पर तरस आ रहा था। वो जितना इससे मिल रहा था उतना इसकी ओर खिंच रहा था। वो उसे लेकर कार में बैठ गया और पॉल को इस हॉस्पिटल चलने को कहा। उसने कार में पड़े टॉवेल को उसके चारों ओर लपेट दिया और एक छोटे बच्चे की तरह उसे पकड़ लिया। बेहोशी में भी उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अंगद अपने रुमाल से बार बार उसके आंसू साफ कर रहा था। पॉल शीशे में ये सब देख रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि लड़कियों से दूर रहने वाला आज किसी लड़की को इस तरह से ट्रीट कर रहा है। वो भी उस लड़की को जो किसी और लड़के का नाम पुकारे जा रही थी। पर वो क्या कर सकता था? उसे अपने बॉस पर तरस आ रहा था। बेचारे को जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ, वो भी किसी और से। वो हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने चेक करने के बाद थोड़ा गुस्से से बोला, इन्हें तेज बुखार है, लगता है कई दिनों से बुखार है और इन्होंने दवा नहीं ली, ऊपर से ये भीग गई। लगता है बुखार इनके सर को चढ़ गया है, इसी वजह से बेहोश हो गई। आप कैसे हस्बैंड हैं, इनका ध्यान नहीं रख सकते? आप जानते हैं कि इनकी हालत कितनी ख़राब है। खैर, हमने इंजेक्शन दे दिया है, अगर बुखार उतर गया तो ठीक है, नहीं तो क्या डॉक्टर? अंगद ने पूछा। ऐसी हालत में सबसे बुरा असर ब्रेन पर पड़ता है, जिससे लकवा भी हो सकता है, या कोई एक पार्ट जैसे एक आर्म या एक टांग काम करना बंद कर दे। लेकिन होप फॉर बेस्ट। वो नर्स की तरफ मुड़े। नर्स, पहले इसके कपड़े बदल दो, गीले कपड़ों से हालत और बिगड़ जाएगी। अंगद वहीं खड़ा सोच रहा था कि ये इतनी लापरवाह क्यों है, सारा दिन काम करती है और अपने बुखार का नहीं पता। पॉल भी पास खड़ा उसे देख रहा था। जब डॉक्टर अंगद को बुरा हस्बैंड होने के लिए डांट रहे थे तो इसका मन हो रहा था कि आगे जाकर बता दे कि ये इसके हस्बैंड नहीं हैं। पर जब बॉस को ही फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसे क्या? पॉल बोला, सर हमें इनके घर बता देना चाहिए। हाँ, फ़ोन कर दो, लेकिन वो तुम बता रहे थे कि इसकी फैमिली में सिर्फ इसकी नानी है। फिर अब उन्हें यहाँ कैसे बुलाएं? इसकी असिस्टेंट को फ़ोन कर दो, अंगद बोला। सावी की जो डिटेल निकलवाई थी उसमें इसकी असिस्टेंट का नंबर भी था। पॉल ने उसे फ़ोन किया। हेलो, आप मिस जन्नत बोल रही हैं? जी, आपकी बॉस बेहोश हो गई हैं, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। यहाँ और कोई नहीं है, आप आ जाइए। क्या? देखिए, मैं हॉस्पिटल बहुत दूर है, प्लीज़ आप मेरे आने तक उनके पास रुकिए, मैं ऑटो करके आती हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। जन्नत भी हैरान रह गई कि मैडम तो इतनी स्ट्रांग दिखती हैं, फिर ये सब क्या हो गया? ये कौन था? पॉल पहले ही अपने साथ अंगर का स्पेयर सूट उठा लाया और उसने बदल लिया था।
उसने दोनों के कपड़े पॉल को ड्राई क्लीन करवाने को भेज दिया। फिर वो उसके पास सोफे पर बैठ गया। उसने देखा कि वो कुछ बोल रही है। वो उसके पास गया और सुनने की कोशिश करने लगा। वो कह रही थी, पापा मैंने कुछ नहीं किया, पापा मैं सच कह रही हूँ। वो उसे देखे जा रहा था और सोच रहा था क्या कुछ दबा है इसके अंदर। कुछ देर बाद उसकी असिस्टेंट आ गई। वो जब दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि एक हैंडसम लंबा सा लड़का उसके तरफ झुकने लगा है। वो चिल्ला कर बोली, कौन है आप मेरी मैडम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उन्हें किस कर रहे हैं? वो पास आकर गुस्से से बोली, वो सो रही है। किस कौन कर रहा है? ये कुछ बोल रही थी। वो सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। पागल हो क्या तुम? अंगद मुंह पर उंगली रखकर इशारा करते हुए बोला। ओह सॉरी, हमारी मैडम किसी लड़के को पास नहीं आने देती, इसलिए बोल रही थी। आप उनके मुंह के पास गए तो देखने वाले को तो यही लगेगा, जन्नत बोली। अच्छा ठीक है, बातें कम करो, ये छोटा मोटा सामान है, अपना है, संभाल लेना, अंगद बोला। इन्हें क्या हुआ? कई दिन से बुखार था, इन्होंने केयर नहीं किया। आज बारिश में भीग गई तो बुखार और ज़्यादा बढ़ गया। ये सड़क पर बेहोश हो गई थी, हम उठाकर यहाँ ले आए। किसी का नंबर पता नहीं था सो आपको बुलाया, पॉल अंदर आते हुए बोला। आप अकेली इनकी केयर कर लेंगी? अंगद ने पूछा। मैं इनकी नानी को बुला लेती हूँ, जन्नत बोली। नहीं, वो इतनी बुजुर्ग होंगी, उन्हें यहाँ क्या करना है? उन्हें फ़ोन करके कह दीजिए कि काम के कारण आज घर नहीं जाएंगी। अगर कोई नहीं है तो मैं रुकता हूँ, अंगद बोला। ठीक है, या ऐसा करते हैं आप रात को रुक जाइए, मैं दिन में आ जाऊंगी। वो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, जन्नत बोली। कोई बात नहीं, जैसा आप ठीक समझे, अंगद ने कहा। जन्नत कुछ देर रुक कर चली गई। असल में जन्नत के घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। जब उसने देखा कि सावी को होश नहीं है तो उसने सोचा कि इसकी नानी को फ़ोन करके बुला लूँगी और चली जाऊँगी। पर अंगद ने उसकी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी तो वो चली गई। अंगद उसका चेहरा देखकर समझ गया था, इसलिए उसने रोका नहीं। अंगद ने पॉल को कहा, ऐसा करो तुम भी जाओ, मैं सुबह फ़ोन करके सिचुएशन बता दूंगा। हाँ, एक काम करना, इसका पास्ट चेक करना और देखना ये लक्ष्य कौन है। पॉल ओके कहकर उसे दवाइयाँ और सामान पकड़ा कर चला गया। वो अकेला ही वहाँ रुका। वो बैठकर अपनी फाइल्स देखने लगा। वो काम कर रहा था कि सावी उठ गई। वो उसके पास गया। उसने पानी मांगा तो अंगद ने उसका बेड ऊपर किया, फिर पानी डालकर उसे दिया। उसे थोड़ा होश आ गया था। उसने पूछा, मैं यहाँ कैसे? आप जब मुझे मिलने आई थी तो अचानक से उठकर चल दी और बाहर सड़क पर निकल गई। मेरा फ़ोन आ गया तो मुझे आप तक पहुँचने में देरी हो गई थी। आपको पहले ही बुखार था, उस पर आप बारिश में भीगती रहीं, जिससे बुखार और बिगड़ गया। आप बेहोश हो गई थी। आप बेहोश होने से पहले किसी लक्ष्य से मिन्नतें कर रही थी कि आपको छोड़कर न जाए। अंगद रात से ही इस बात को लेकर परेशान था तो उसने सब बता दिया। थैंक यू, आपने इतना क्यों कष्ट किया? मेरे फ़ोन से मेरी नानी या मेरी असिस्टेंट को बुला लेते, सौवी बोली। जी, हमने आपकी असिस्टेंट को बुलाया था, वो आई पर कहने लगी कि आपकी नानी को बुला लेते हैं। मैंने मना कर दिया, इस उम्र में उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। सुबह हम उन्हें बता देंगे। मैंने उसे ये कहने को कह दिया कि आप काम की वजह से आज घर नहीं जाएंगे। फिर वो भी बहाना लगाकर चली गई। आपके पापा का नंबर नहीं था इसमें, सो उन्हें मैंने नहीं बताया, अंगद बोला। पापा? हाँ, मैं नानी के साथ ही रहती हूँ, सभी पापा का नाम सुनकर बोली। क्या ये लक्ष्य आपका बॉयफ्रेंड है? मैंने यूं ही पूछ लिया, अगर नहीं बताना चाहती तो ना बताइए। नहीं, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मेरा उसके साथ 4 साल, आप मानेंगे तब हम 9वीं में थे। उसी ने मुझसे फ्रेंडशिप की थी। जब हम 12वीं में हुए तो हमने तय किया कि हम अगले साल एक ही कॉलेज में पढ़ने जाएंगे। हमने शादी के वादे भी किए थे, पर उसने 12वीं की फेयरवेल के बाद मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं पूछती रही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पर उसने जवाब नहीं दिया। बाद में पता चला कि वो मेरी सौतेली बहन के साथ ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए चला गया है। आज इस बात को 5 साल हो गए हैं। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। मैं ऐसे ही उसके कार के पीछे दौड़ी थी, लेकिन वो रुका नहीं था। तब से जब भी बारिश आती है उसकी यादें तंग करती है। पता नहीं, मैं मर भी नहीं पाई, बहुत प्यार किया था मैंने उसे, कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। अंगद ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, देखिए रोइए मत, हॉस्पिटल वाले पहले ही मुझे आपका पति समझकर बहुत सी बातें सुना गए हैं। कह रहे थे कि मैं अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखता। अब अगर आपको रोते सुन लिया तो सोचेंगे कि मैंने ही कुछ कहा होगा, अंगद बोला। उसकी बात सुनकर उसने रोना बंद कर दिया। अंगद ने उसे टॉवेल गीला करके दिया। उसने अपना मुंह पोंछा। फिर बोली, मैंने आज तक ये कहानी किसी को नहीं बताई, पर आपको बताने का दिल किया तो बता दी।
सॉरी अगर कुछ ज़्यादा हो गया हो तो। आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी हुई, अपनी डेट भी ख़राब हो गई। क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? नहीं, अगर आपको मेरे पास्ट से कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, सावी मायूस होकर बोली। मुझे आपके पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, हम ज़रूर मिलेंगे, बस आप बता दीजिए कब मिलना है। मैं आ जाऊँगा, अंगद बोला। सावी ने उसे आसान भरी नज़रों से देखा। सावी को अंगद अच्छा इंसान लगा। वो बीमार थी तब भी उसने बिना मतलब टच करने की कोशिश नहीं की, जैसा अक्सर उसके साथ काम करने वाले आदमी किया करते थे। वो कभी कुछ पकड़ने के बहाने छूने की कोशिश करते तो कई उसे रोते हुए चुप कराने के बहाने टच करते, पर यह बिल्कुल अलग लगा। सावी उसके बारे में सोच रही थी, तभी अंगद बोला, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? नहीं, सावी बोली। भूख तो नहीं लगी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मुझे वॉशरूम जाना है, सावी बोली। अंगद ने उसे उठने में हेल्प की, उसे वो बाथरूम तक छोड़ने गया। उसने उसे पकड़ा नहीं, बस उसके साथ चलता रहा। फिर ऐसे ही वो वापस उसके साथ बेड पर लाकर बिठा दिया। अंगद ने उसका बेड नीचे कर दिया, फिर उसके पैरों पर से हटी हुई चादर ठीक की। फिर उससे बोला, बाहें अंदर कर लीजिए, अभी बुखार पूरी तरह नहीं उतरा है, आपको ठंड लग जाएगी। उसके कहने पर सावी ने चादर ठीक कर ली। वो अंगद की तरफ देखने लगी। उसने कहा, मेरा सर दर्द कर रहा है, नर्स से कोई दवा देने को कह दीजिए। अंगद उसके पास गया और उसका सिर दबाने लगा। सावी बोली, अरे आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, मैंने तो नर्स। अंगद ने अपने मुंह पर उंगली रखकर सावी को चुप रहने को कहा और बोला, ज़्यादा दवाई सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, ये सर दर्द पहले हिली दवाइयों के कारण है। मैं सर दबाता हूँ, आप सोने की कोशिश करिए, कहकर वो उसका सिर दबाने लगा। वो आंखें बंद करके सो गई। अंगद उसका सिर काफ़ी देर तक दबाता रहा। वो गहरी नींद में सो गई थी। वो उठकर अपना काम करने लगा। वो खुद भी सो गया। अगली सुबह सावी की आंख खुली तो अंगद सामने सोफे पर आराम से सो रहा था। वो बैठकर उसे देखे जा रही थी। तभी अचानक से अंगद ने आंखें खोल ली। दोनों की आंखें मिल गई तो सावी ने शर्मा कर मुंह मोड़ लिया। अंगद भी मुंह पोंछते हुए वॉशरूम चला गया। मुंह धोकर वो वापस आया और उसके पास आकर बोला, आप कब उठी? वॉशरूम जाना है, कुछ खाने को लाऊं? मैं वॉशरूम तो जा आई थी, भूख लगी है, सावी बोली। अंगद ने बाहर आकर पॉल को फ़ोन किया। हेलो, कितनी देर में आ रहे हो? अच्छा, खाने के लिए भी कुछ ले आना और जल्दी आओ। वो नीचे कैंटीन से चाय और ब्रेड ले आया। उसने सावी को दे दिया। सावी ने उसकी तरफ हैरानी से देखकर पूछा, आप खुद लेकर आए हैं? हाँ, क्यों, मैं नहीं ला सकता क्या? अंगद नरमी से बोला। नहीं, वो बात नहीं है, आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, सावी बोली। क्यों, मेरी पर्सनालिटी को क्या हुआ? उसने मन ही मन खुश होते हुए पूछा। असल में आपकी एक बिग बॉस वाली पर्सनालिटी है, आपको देखकर लगता है कि आप सिर्फ ऑर्डर करने के लिए बने हैं, कहकर वो हंस पड़ी तो अंगद भी हंसने लगा। पॉल ने आकर खाना दिया। पॉल के आने से अंगद बोला, पॉल, कुछ देर में डॉक्टर्स आएंगे, तुम देख लेना वो क्या कहते हैं। फीस भर देना, मैं घर जाकर नहा लूँ। फिर वो सावी की तरफ मुड़ा और बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ज़रूरी मीटिंग में जाना है। आप छुट्टी की जल्दी मत कीजिएगा, डॉक्टर कहेंगे तभी छुट्टी करना। काम के लिए सेहत खराब मत करना, और हाँ, नानी को फ़ोन करके बता दो, कहकर वो चल दिया। सावी को उस दिन शाम को छुट्टी मिली। नानी आ गई थी। पाल वही उनकी सेवा में लगा था। जन्नत भी औपचारिकता के तौर पर एक चक्कर लगा गई। सावी को पता था कि इसने करना कुछ है नहीं, तो उसने उसे ऑफिस के कई काम देकर वापस भेज दिया। पॉल उन्हें छुट्टी करवा कर घर तक छोड़ने गया। उसने देखा कि उनका घर बहुत बड़ा था। उसे आइडिया हो गया था कि ये लोग भी अमीर हैं, पर सर जितने नहीं। वो वहाँ से सीधे ऑफिस आया। उसने सारी रिपोर्ट अंगद को दे दी। अंगद ने उससे पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि बुखार दोबारा नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा। चलो ठीक है, जो काम दिया था वो हो गया। वो लक्ष्य के बारे में पता किया? अंगद बोला, सर वो लक्ष्य सावी मैडम की बहन का फियांसे है। क्या? अंगद सुनकर हैरान हो गया। शायद इसलिए वो उदास थी। कुछ दिन गुजर गए। सावी के पापा लंदन से वापस आ गए। वो पिछले 2 साल से लंदन में जॉब करते थे। वो घर आए तो नहाने के बाद चाय के वक्त उन्होंने सावी के बारे में पूछा तो सावी की सौतेली माँ रोते हुए बोली, जी वो कोमल से लड़कर कहीं चली गई। क्या? तुमने रोका क्यों नहीं? हमने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुकी नहीं। वो कोमल से लक्ष्य के लिए लड़ रही थी। उसने मुझे भी बुरा भला कहा। मुझे कहती कि तुमने मेरी मम्मी को मारा और कोमल को कहती कि तुमने लक्ष्य को मुझसे छीना, और कहकर उसने कोमल को थप्पड़ मारा। कोमल बेचारी कुछ नहीं बोली। फिर वो गुस्से से अपने कपड़े उठाकर चली गई।
कोमल ने तो उसके पैर भी पकड़े, लेकिन वो रुकी ही नहीं। अगर मुझ पर विश्वास नहीं होता तो मम्मी जी से पूछ लेना, वो रोए जा रही थी। सावी की दादी भी उसी की हाँ में हाँ मिला रही थी। उसके पापा ने और कुछ नहीं पूछा और सावी को फ़ोन किया। हेलो सावी, कहाँ हो तुम? आप आ गए पापा जी, कैसे हैं आप? मैं नानी के घर हूँ, सावी बोली। शाम को घर आ जाना, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसके पापा ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। सावी फ़ोन की तरफ देखती रही। नानी पास में ही बैठी थी। क्या हुआ, अब क्या चाहता है वो क्या कह सकते हैं, डांटेंगे हमेशा की तरह। उन माँ बेटी ने शिकायत कर दी होगी, फिर दादी भी तो हैं उनके साथ। सब ने मिलकर पापा को सिखा दिया होगा। शाम को बुलाया है, जाना ही पड़ेगा, सावी बोली। तू मना कर दे, मैं नहीं चाहती कि वो तुझे तंग करे, नानी बोली। नानी, जितना तंग करना था वो कर चुके, और जितना मैं बर्दाश्त कर सकती थी मैंने किया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी, मुझे भी जवाब देना आता है, सावी बोली। अब नानी कुछ नहीं कर सकती थी। नानी सोच रही थी कि सावी अब बच्ची नहीं है, उसे इन सब का सामना तो करना ही होगा। अब उनकी भी तो उम्र हो गई है, आखिर वो कब तक इसके साथ रहेंगी? कुछ आया तो उन्होंने पूछा, सावी, वो लड़का जिससे तू कल मिलने गई थी वो कैसा लगा? नानी, इंसान तो बहुत अच्छा है, हैंडसम भी है, काम का पता नहीं, लेकिन पर्सनालिटी से बहुत अमीर लगता है। उसका असिस्टेंट भी काफ़ी अच्छा है, उसने ही मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था और रात भर वहीं रुका था। सुबह ही गया था, उसने ही आपको बताने से मना किया था। सावी अंगद के तारीफों के पुल बांधने लगी। इसका मतलब है वो तुझे पसंद आ गया? नानी ने खुश होकर पूछा। नानी, मुझे पसंद होने से क्या होता है, उसे भी तो मैं पसंद आनी चाहिए। अब भगवान सबको अच्छे लगते हैं पर उसे सभी प्यारे नहीं होते ना। नानी ने उसे गले लगाकर कहा। कोई बात नहीं बेटा, कहते हैं भगवान ने सबको जोड़े में बनाया है। जब तुझे बनाया था तो तेरा जोड़ा भी बनाया ही होगा। देर या सवेर तुझे मिल ही जाएगा। सावी को यकीन था कि अंगद उसे पसंद नहीं करता, शायद उसके पास्ट की वजह से। अगर वो पसंद करता तो दोबारा फ़ोन ज़रूर करता। चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। इधर अंगद बैठा सोच रहा था कि सावी को फ़ोन करके हालचाल पूछ ले, लेकिन उसे डर था कि कहीं सावी ये न सोचे कि ये गले ही पड़ गया है। शायद वो मुझे पसंद ही नहीं करती, या वो लक्ष्य को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसने खुद को कहा, कोई नहीं अंगद, तेरी ज़िंदगी में ये आई है तो तेरी किस्मत में भी आएगी। उसने सामने की बिल्डिंग की तरफ देख कर कहा, एक न एक दिन तुझे ज़रूर हम पाएंगे, तुझे अपना बनाएंगे और तेरे हो जाएंगे। मन ही मन ये कहते हुए अंगद खुद ही मुस्कुरा दिया। शाम को सावी तय समय पर घर पहुंच गई। उसे कोमल बाहर गार्डन में ही मिल गई। कोमल भागकर उसके पास आ गई और बोली, दीदी आ गई आप? मैं कब से वेट कर रही थी। पता है, उस दिन से, जिस दिन से आप चली गईं, हमने किसी ने भी ढंग से खाना नहीं खाया। हमेशा आपकी चिंता लगी रहती थी कि आप पता नहीं कैसी होंगी, कहाँ होंगी। कोमल मोटे मोटे आंसू गिराकर रोने लगी। तुम मेरे सामने ये नाटक मत करो, यहाँ तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू देखने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी सेहत से पता चल रहा है कि तुम्हें मेरे जाने का कितना दुख हुआ। वैसे भी उस बात को 2 साल हो गए हैं। तुम पीछे हटो, मुझे पापा से मिलना है, कहकर उसने कोमल को पकड़कर हल्का सा साइड में धकेला। कोमल तो ऐसे घूमी मानो किसी पहलवान ने धक्का दिया हो। उसका सिर पास पड़े गमले से टकरा गया और सर से खून बहने लगा। सावी अपना हाथ देखने लगी। मैंने क्या इतनी जोर से धक्का दिया? वो उसे उठाने के लिए बढ़ी तो अंदर से कोमल की मम्मी आ गई। वो चिल्लाने लगी, हाय राम, क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का। अजी सुनते हो, ज़रा जल्दी आइए, कोई एम्बुलेंस बुलाइए, मार दिया मेरी कोमल को। वो कोमल का सर अपनी गोद में लिए बैठी थी। सावी गुमसुम सी खड़ी उसे देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दादी और पापा भी आ गए। दादी कोमल के पास गई। सावी ने पापा को कहा, पापा मैंने कुछ नहीं किया। इससे पहले कि पापा कुछ कहते, दादी ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। तुम कभी अपनी गलती मानती हो जो आज मानोगी? उसको इतना खून बह रहा है और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुमने धक्का नहीं मारा तो क्या इसने खुद जाकर गमले पर सर मारा? फिर उसके पापा की तरफ देखकर बोली, मैंने पहले ही कहा था कि वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती। उस दिन इसने हम तीनों से लड़ाई की और कहा कि इस घर में या तो ये दोनों रहेंगी या ये। मैं क्या करती, हार कर मैंने इसे निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ इसकी नानी है, ये उसके पास चली जाएगी। पर इनका हमारे सिवा कोई भी नहीं है। ये दोनों किधर जाती? इनका अपने सिवा है ही कौन? पापा जाकर कोमल को देखने लगे। वो बेहोश हो गई थी। एम्बुलेंस आ गई। मम्मी पापा दोनों कोमल के साथ चले गए। सावी वहीं बुत बनी खड़ी थी।
दादी फिर बोली, मनहूस आखिर चाहती क्या है तू? जब भी आती है घर में अशांति लाती है, जा दफा हो जा हमारे घर से। कहकर दादी ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सावी चुपचाप वापस चल दी। वो घर को देख रही थी। उसका बचपन यहाँ बीता था। उसे बचपन की बातें याद आने लगी। उसकी मम्मी उसे खाना खिलाने के लिए प्लेट लेकर उसके पीछे घूमती। वो यहाँ वहाँ भागती। फिर माँ पकड़ लेती और उसे गोद में उठाकर खाना खिलाती। उसे माँ की याद आई तो उसका रोना निकल गया। ये कोमल स्कूल में सावी की बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों बचपन से साथ ही पढ़ी थी। चौथी क्लास में कोमल के पापा की डेथ हो गई। उनकी माली हालत बहुत खराब हो गई। तब सावी ने अपनी मम्मी को रोते हुए सब बताया था। मम्मी, कोमल स्कूल छोड़ देगी, उसके पास फीस के पैसे नहीं हैं। उसकी मम्मी उसी शाम उसके साथ कोमल के घर गई। उन्हें राशन दिया, खर्चे के लिए पैसे दिए और बोली, आप चिंता मत कीजिए, कोमल की फीस हम दे देंगे। कोमल की मम्मी बोली, बहन जी आप बहुत अच्छी हैं। अगर सावी के पापा से कहकर मुझे कंपनी में कोई काम दिलवा दीजिए, मैं कब तक वेहली बैठ कर खाऊंगी। ठीक है, मैं इसके पापा से बात करूंगी, मम्मी ने जवाब दिया था। उसे आज भी याद है वो और कोमल कितने खुश हुए थे। कोमल जब उसी स्कूल में पढ़ेगी। सावी कार चलाती हुई बीच पर पहुंच गई। रात के 7 बज रहे थे। वो जब भी उदास होती थी बीच पर आ जाती थी। फिर वो कितनी देर समुद्र को निहारती रहती। बचपन में कोमल के सिवा उसने कोई और दोस्त भी नहीं बनाया था। अगर कोई बने भी तो कोमल की वजह से छोड़ गए। अगर उसे भगवान उसकी ज़िंदगी का कोई पल बदलने का मौका दे तो वो उस पल को बदलना चाहती है। जब कोमल उससे मिली, वो बैठी बैठी समुद्र के किनारे ही खुद में सिमट कर लेट गई। रात के साथ साथ लहरें भी बढ़ रही थी। उसके पैरों को छूकर गुजर जाती थी। दूर बैठा अंगद उसे देख रहा था। उसकी उदासी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कितनी अकेली है ये, इसने ज़िंदगी के 26 साल कैसे गुजारे होंगे। अंगद का दिल कर रहा था कि उसे गले लगाकर उसके साथ रोए। 2 घंटे पहले बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज में अंगद ने छुट्टी के बाद पॉल को कहा, सावी के घर फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछो। पॉल ने सावी के घर फ़ोन किया। नमस्ते नानी जी, अब मैडम की तबीयत कैसी है? उसकी नानी ने उठाया तो वो बोली, हेलो बेटा, हाँ सावी अब ठीक है। इस वक्त वो घर पर नहीं है, वो अपने पापा के घर गई है। ठीक है नानी जी, कहकर पॉल ने फ़ोन काट दिया और अंगद को बताया। अंगद बोला, उसके पापा का घर कहाँ है? पॉल ने एड्रेस बता दिया और अंगद उसी वक्त कार लेकर वहाँ पहुँच गया। वो सावी के घर जा नहीं सकता था, इसलिए उसने सोचा कि रास्ते में मिलकर उसका हालचाल पूछ लूँगा। उससे कह दूंगा कि वो यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन घर के बाहर खड़े होकर उसने देखा कि कैसे कोमल ने नाटक किया। फिर दादी ने उसे थप्पड़ मारा और वो अपने पापा से कह रही थी कि पापा मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। वो दूर खड़ा सब देख रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो जाकर इसकी हेल्प करे, पर वो किस हक से जाए, यही सोचकर वो खड़ा देखता रहा। फिर वो भी सावी के पीछे बीच पर आ गया। इस समय पानी सावी के घुटनों तक आ गया था, पर वो वैसे ही खुद को अपनी ही बाहों में समेटे लेटी थी। उसे महसूस हो रहा था मानो वो अपनी माँ की गोद में है। अंगद को डर था कहीं उसे ठंड न लग जाए और दोबारा बुखार न हो जाए, इसलिए उसने बीच के सिक्योरिटी को कहा कि उस लड़की को वहाँ से जाने को कह दो। अंगद कहने को तो खुद भी कह सकता था, लेकिन वो नहीं चाहेगी कि कोई उसे इस हालत में देखे, इसलिए वो घर नहीं गई और यहाँ अकेले रहने आ गई। उसका दिल रो रहा था। उस सिक्योरिटी गार्ड ने समय के हवाला देते हुए सावी को वहाँ से जाने को कहा। उसने मराठी में कहा था। सावी मराठी समझती थी पर बोलती नहीं थी। वो उठी और उठकर चल दी। अंगद भी उठा और चल दिया। सावी ने टाइम देखा, 2 घंटे बीत गए थे। अब वो घर जा सकती थी, सोचकर उसने कार घर की तरफ चला दी। अंगद भी उससे दूरी बनाए कार चलाता रहा। सावी घर पहुंच गई और अंगद ने कार पिछले मोड़ पर ही रोक ली और सावी को घर में जाते ही चल दिया। सावी ने घर आकर नानी को बस ये कहा कि सब ठीक रहा। नानी, खाना अच्छा बना था, मैंने खा लिया, कोई कुछ नहीं बोला। नानी, बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ, कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अंगद अपने घर आ गया। वो यहाँ अकेला ही रहता था। उसके मम्मी पापा और भाई पुणे में रहते थे। ये पहले उनके पास ही रहता था और पापा यहाँ मुंबई में। मुंबई से वो पूरे देश में फैले बिजनेस को संभालते थे। पापा की तबीयत खराब रहने लगी तो वो पुणे चले गए और वो यहाँ आ गया। उसे कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ, या यूं कहो कि इसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। स्कूल में, कॉलेज में, फिर कंपनी में बहुत सी लड़कियां इस पर मरती थी। कईयों ने इसे प्रपोज भी किया, पर पता नहीं क्यों कोई लड़की जितना इसके पीछे पड़ती इसे उतनी ही बुरी लगती।
पर जाने क्यों ये सावी इसे पसंद आ गई। ये शुरू में इसके लिए एक चाँद की तरह थी जिसे वो दूर से देखा करता था। अब जितना वो इसके बारे में जानता जा रहा है उतना ही उसके करीब जाता जा रहा है। उसका दिल करता है कि वो उसे ढेर सारी खुशियाँ दे, वो उसके लिए कुछ भी करना चाहता है। वो सोचने लगा कि उसे हो क्या गया है। वो कभी किसी लड़की के लिए ऐसा फ़ील नहीं करता था, इसके क्यों पीछे-पीछे फिरता है? क्यों? वो जानना भी नहीं चाहता था। वो नहाकर अपने कमरे में बैठा सावी के बारे में ही सोचे जा रहा था। तभी अंगद को एक फ़ोन आया और अंगद की आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या होगा अंगद और सावी का भविष्य? क्या अंगद सावी के जीवन से दुखों को निकाल कर खुशियाँ भर पाएगा? क्या सावी अंगद के जज्बात को समझकर उसे अपना पाएगी? कोमल की माँ और कोमल सावी को परेशान करने के लिए अगली कौन सी चाल चलेंगे? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यश लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।